हेलो, कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा सुपर सेट है, सुपर सेट नंबर 2, इसे हम हल करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो हमने जब आपको संधि पढ़ाई थी तो वहां विस्तृत बताया था कि इसमें किन किन वर्णों का बदलाव होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब हमें द्वित्व व्यंजन मिल जाए, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है जैसे ये हमारा आधा ला है और पूरा ला, ये द्वित्व व्यंजन मिले तो ये जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये जो हमारा आधा वर्ण है ये पहले वाले वर्ण में ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, लेकिन ये आधा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हलंत युक्त, तो आधा ही, तो तत् धन लीन, तत् धन लीन। तो इसका विच्छेद तो ये होगा तत् धन लीन। देखिए क्या कोई विकल्प है? हाँ, विकल्प नंबर डी आपका मिल गया है, तत् धन लीन। अब जब इसका फिर से हम जो है, ये हमारा है विसर्ग संधि का नियम। विसर्ग संधि के हमने आपको 14-15 नियम बताए थे, तो उसी में से ये एक नियम है। तो देखिए, जब इसका फिर से हम इसकी संधि करेंगे तो ये जो हमारा ता के बाद जब हमें 2 बार, अब इधर से देखेंगे कि ता के बाद पुनः ता, जब हमको आधा ता मिल गया तो जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा उस आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तावरण मिला है तो तख्त हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ला, तो ये जो हमारा ता है ये आधे ला में फिर परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तल लीन। वही शब्द आपका फिर से आ गया। ये व्यंजन संधि के, स्वर संधि के नियम अलग थे, व्यंजन संधि के 14-15 नियम बताए थे और विसर्ग संधि के। तो ये जो नियम हमारा है ये व्यंजन संधि का नियम है। किस संधि का? व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का ये नियम है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ये आप समझ गए। अगला देखें, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है सदैव शब्द में? तो देखिए, सदैव, इसके भी हमने यहाँ पे हमने आपको एक पहचान बताई थी कि जब हमें शब्द में एक चोटी मिल जाए तो वहां पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जब हमें एक चोटी मिल जाए तो गुण संधि होगी, और एक चोटी है और इसी में एक की बढ़ोतरी कर दी जाए तब कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। देखिए, जब हमें एक चोटी मिल जाए, बस ये नॉर्मली पहचानने का नियम है, और इसके बाकी तो इसका नियम है वो भी बताएंगे, लेकिन हम अगर कभी कंफ्यूज हो जाएं तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो एक चोटी गुण संधि, और एक चोटी इसी में की वृद्धि कर दें तो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो हमें यहाँ सिर्फ ना तो यहाँ विच्छेद पूछा गया है ना संधि पूछी गई, ये पूछा गया है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी हो जाएगी? देखिए, कौन सा आपको नियम मिल रहा है? वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। हम बस इसमें इतना याद रखेंगे, यदि हमें एक मात्रा, एक चोटी मिले तो गुण, और जब दूसरी उसी में वृद्धि हो जाए, वहां 2 चोटी मिल जाए तो एक तो पहले थी और एक की वृद्धि हो गई तो वहां पे वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे पहचाननी है कि कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। ये आप समझ गए। आगे देखिए, गुण संधि के मतलब इसकी क्या थी पहचान, उसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ये है आपकी गुण संधि, तो इसके क्या नियम हैं? गुण संधि के हमने आपको नियम बताए थे कि इसमें पहला शब्द छोटा आ होगा या बड़ा होगा, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, और धन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो छोटी ई होगा या बड़ी ई होगा। अगर ये होगा तो आपका बन जाता है ए। क्या बन जाता है? ए। वही आपको ये ए की
मात्रा मिल रही है। और इसका फिर और भी है, देखिए यहाँ पे जैसे पहला शब्द हमारा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ होगा, धन। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब हमें मिलेगा क्या, छोटाऊ बड़ाऊ, क्या मिलेगा, छोटाऊ बड़ाऊ। अभी इसको भी हम आपको अच्छे से बताते हैं। छोटाऊ बड़ाऊ जब मिलेगा, ये हमारा छोटाऊ और या बड़ाऊ, तो आपका क्या बनेगा, ओ, क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, क्या बनेगा, ओ। इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे छोटाऊ या बड़ाऊ, तो आपका क्या बनेगा, ओ, क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से जब पहला शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा ऋण, क्या होगा, ऋण, तब आपका क्या बनेगा, अर, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो यही बस इतना ही गुण संधि में आपको ध्यान देना है, इतना ही गुण संधि में क्या करना है, ध्यान देना है कि जब गुण संधि में मात्र बस इतना आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी बड़ी हो तो हमारा ए बनेगा, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण जब छोटाऊ बड़ाऊ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पे पूरा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा बड़ा होगा तो ओ बनेगा, और इसी प्रकार से पहले शब्द का अंतिम वर्ण जब छोटा बड़ा होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऋण होगा तो अर बन जाएगा। और यदि आप भूल जाते हैं तो इस प्रकार से पहचान लेंगे, यदि हमें एक चोटी मिले तो गुण संधि, और एक चोटी थी उसी में हमने एक की वृद्धि कर दी तो दो चोटी मिल जाए तो वृद्धि संधि। तो इसी प्रकार से जो है ये हमारी गुण संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। अब ये चार यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ेंगे और इनमें से इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा विकल्प एक है जो गलत है। आइए देखते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं या समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है? हमने आपको कई बार बताया है कि जब संधि का निर्माण होगा तो वहां पे वर्ण, संधि का विच्छेद या निर्माण में क्या होता है, वर्णों का। यहाँ पे क्या लिखा है, संधि में दो पक्षों, पक्ष नहीं, क्या होंगे, दो वर्णों का मेल होता है। किसका होता है मेल, वर्णों का। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत। लेकिन हमें यही यहाँ पे देखना ये है कि कौन सा गलत है, तो यही हमारा हो गया। अब यहाँ भी देखें कि संधि तोड़ने को क्या कहते हैं, विच्छेद ही कहते हैं। जब हम संधि को तोड़ते हैं तो उसको यही कहते हैं संधि विच्छेद। अगला देखो, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो समास में ये जो हमारे जैसे शब्द होते हैं, जैसे हमने कहा दशानन, क्या कहा हमने, दशानन, हमने कहा दशानन। तो इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात किसके हैं, 10 मुख, आनंद माने मुख, किसके हैं, रावण के। तो यहाँ पे ये देखो 10 हैं आनंद जिसके, यहाँ शब्दों में, और उन्हीं शब्दों को पद भी कहते हैं। तो जब हमारा शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तभी वो पद बनता है। जब हमारा शब्द जैसे 10
तो यहाँ से 10 हमने निकाला, 10 ये हमारा एक शब्द है, आनन निकाला, आनन माने मुख, ये भी हमारा शब्द है। जब इन शब्दों को हम वाक्य में पिरो देते हैं तो वहां पे ये पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, यानी कि वही शब्द यहाँ पद बन जाता है और उसमें जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं तो वहां पे उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। अगला है समास, तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। देखिए संधि जब कहते हैं तोड़ना तो उसे विच्छेद कहते हैं और समास को क्या कहते हैं, विग्रह। समास का विग्रह किया जाता है और संधि का विच्छेद किया जाता है। तो ये हमारे जो सही है उनको तो हम यहाँ गलत दर्शाएंगे और जो गलत है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इस चीज को हमें बहुत ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि हमने बस पढ़ा निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण, आगे हमको पढ़ना ही नहीं। आपकी समझ में आएगा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, ये पूछ रहा है। हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, यहाँ पूछा जा रहा कौन सा नहीं है। तो समास आपको पता है, देखिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। जैसे हमने क्या लिखा, समास, क्या लिखा, समास। तो हमने इसकी आपको एक ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक हमने ये बताई थी, अगर पूछा जाए कि समास के प्रकार कितने हैं, क्या पूछा जाए, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए इसमें कितने वर्ण हैं, 1 2 3, 3 वर्ण हैं और 3 का 2 गुना कर दो तो कितना हो गया, 6। तो समास हमारे 6 प्रकार के हैं। और देखिए हम बता भी रहे हैं आपको पूरे समास। जब हमको जो हमारा द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, ठीक, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। जैसे हमने कहा माता पिता, माता पिता, तो देखिए इसका मतलब होता है योजक चिन्ह। क्या होता है, योजक चिन्ह। तो इसे जब हम क्या करेंगे, विग्रह के विच्छेद क्या करेंगे, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये योजक चिन्ह बदल जाएगा किसमें, और में। तो माता और पिता, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे पहचानेंगे कि माता के बिना पिता अधूरे हैं और पिता के बिना माता। हमारे पास दोनों बराबर हैं, हम बच्चे हैं तो हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण हमारे पिता हैं उतना ही महत्वपूर्ण हमारी माता भी है। तो जहां पर दोनों पद प्रधान हों, दोनों पदों की प्रधानता हो, वहां पे द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व। अगर आप यहाँ पे पूछा जा रहा है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो देखिए तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है, तत्पुरुष समास की पहचान होती है यहाँ पे हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास में हम किसको पहचानेंगे, कारक चिन्हों को। तो देखो यहाँ है राजकुमार, तो क्या हो जाएगा, राजकुमार यानी राजा का पुत्र, कुमार मीन्स पुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। यहाँ है यज्ञ वेदी, तो यज्ञ की क्या हो जाएगा, वेदी। कारक चिन्ह यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिला। फिर है आजन्म, अब यहाँ तो आजन्म कोई भी कारक चिन्ह नहीं मिला। ग्रामवासी, तो ग्राम में रहने वाला या ग्राम का वासी, ठीक। तो यहाँ पे हमें पहचाना कि तत्पुरुष समास नहीं है, तो कौन सा नहीं है तत्पुरुष, आजन्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है। और ये है कौन से समास का उदाहरण, ये भी हमें जानना है। तो जन्म, जन्म से क्या आप जान सकते हो, जन्म क्या, कैसा जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, बीच का जन्म, कुछ नहीं जान सकते हो। तो जहां पे हमें उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए वो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव, यानी कि यहाँ पे आजन्म यानी जीवन पर्यंत,
तो आ जो है यहाँ पे उपसर्ग है, जहाँ पे हमें अव्यय या उपसर्ग मिल जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये पहचानना है कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास किसमें नहीं है, तो देखिए, लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो कर्मधारय, तो इसमें कर्मधारय कौन सा नहीं है, ये हमें पहचानना है। तो लड़का भूख से अधमरा हो गया है। तो यहाँ पे तो कर्मधारय कह रहा नहीं है, ठीक है, वो हमें पहचानना है। तो पहला ही जो है ये हमारा कर्मधारय नहीं है, और यही हमें पहचानना है। तो ये लड़का जो है भूख से अधमरा हुआ जा रहा है। यहाँ पे हमें जो है लड़के के बारे में पूरी बात पता चल रही है। यहाँ क्या है, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। तुम्हें अपना भला बुरा, तो भला बुरा कर्मधारय, यानी कि जो ये जो प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास है, ये पूछा जा रहा है। किसी एक में कर्मधारय समास है, तो इस जिसमें है उसी विकल्प को हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो इसी में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या होता है कि जब हमको किसी भी व्यक्ति या वस्तु या चीज का उनका गुण दशा इत्यादि स्थिति का बोध हो जाए, तो वहां पे कर्मधारय समास होता। तो जो लड़का है वो अधमरा हुआ था किस चीज से, भूख से, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, और यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो इन तीनों में कर्मधारय समास नहीं है। अगला देखिए, गुरुदेव शब्द में समास है। अब देखिए, गुरुदेव शब्द आपका कौन सा है, गुरुदेव। तो देखिए, जो हमारे देव हैं, ठीक है, देव हैं हमारे, देवता हैं, वो कैसे हैं, गुरु, गुरुदेव हैं। यानी देव की जो विशेषता बताई जा रही है, वो देव तो हैं ही हैं, लेकिन गुरुदेव हैं, देवताओं के भी गुरु हैं गुरुदेव। तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है। इसलिए अभी हमने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जब किसी व्यक्ति की विशेषता या विशेष उसका स्थिति या गुण धर्म कुछ भी पता चल जाए, तो वहां कर्मधारय समास हो जाता है। तो हमारे जो देव हैं वो कैसे हैं, गुरु। तो यहाँ पे गुरुदेव हैं, तो यहाँ पे कर्मधारय समास ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में हमारा उपसर्ग अधिकतर जो है शब्दों में हमें उपसर्ग लगे हुए मिलेंगे, और अव्यय वहां पे छिपा हुआ होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका, कारक चिन्ह, कारक चिन्हों से हम तत्पुरुष समास को क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। बहुब्री में ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो दूसरा पद प्रधान है। जो अन्य पद होता है तीसरा पद, तो वहां पे होता है क्या, बहुब्री समास। तीसरा पद बहुब्री समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी देखिए, जैसे गजानन। तो गजानन, गजा और नन यानी दो शब्दों में हमने तोड़ा, ना तो गजा प्रधान है ना नन, और इसका तीसरा अर्थ क्या निकला, गणेश। तो जब तीसरा अर्थ हमारा अन्य पद प्रधान होगा, वहां पे बहुब्री समास हो जाता है। अगला देखिए, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, हम निकाल ही लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो हमारा आधा ता है, इसे हम कहेंगे रीत, रीत और नुसार, रीति नुसार। अब ये हुआ कैसे,
रीत अनुसार हुआ कैसे। तो यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, तो इसका विच्छेद तो ये सही है, लेकिन कैसे। देखिए यहाँ पे है आपकी यड़ संधि, जैसे यहाँ पे ये आपका री हुआ और यहाँ से आप ये छोटी ई निकाल लीजिए। तो छोटी ई जब आपने निकाल लिया तो यहाँ पे बचा क्या, आधा ता ही तो बचा, छोटी आपने निकाल लिया। और यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी नुसार कोई रख लो या कोई भी असमान सुर। ये आपका यड़ का संधि का नियम होता है कि जब हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी ई हो तो, और उसके बाद कोई असमान सुर, कैसा, छोटी ई या बड़ी को छोड़कर कोई भी असमान स्वर मिले तो वहां पे आपका या हो जाता, जो निर्माण होगा वो या का। देखिए छोटी ई आपने निकाला तो आधा ता बचा, यहाँ पे क्या बचा, आधा ता। और आधा ता तो यहाँ पे जो छोटी ई और असमान स्वर वही मिलके आपका क्या बन गया, वही आपका या बन गया। और जब छोटी ई निकल गया तो छोटी ई और असमान स्वर या बन गया, तो यहाँ से हम छोटी ई क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आधा ता यहाँ बच जाएगा और या आपका। तो इसी प्रकार से आपका रित नुसार आपका हो जाएगा। और ये तो रीतु धन अनुसार, ये भी नहीं, रित धन अनुसार ये भी गलत है, रीत धन अनुसार ये भी गलत है। तो ये यड़ संधि का आपका उदाहरण है। अगला देखिए, वधूर्मि का संधि विच्छेद है। वधूर्मि, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या होगा, वधु धन ऊर्मि, वधु धन ऊर्मि, कि वधु धन ऊर्मि या वधु धन ऊर्मि। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी, यहाँ पे विच्छेद पहले पूछ रहा है, विच्छेद ही बताइए क्या हो गया, हो जाएगा वधूर्मि। तो इसको कैसे आप पहचानेंगे, देखिए हम आपने पढ़ा है दीर्घ संधि, कौन सी, दीर्घ संधि। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है, जैसे छोटा आ या छोटा आ हो तब भी आपका बड़ा आ हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से चाहे बड़ा आ हो दोनों में तब भी आपका बनेगा क्या, बड़ा आ ही बनेगा। इसी प्रकार से छोटी बड़ी में है और इसी प्रकार से छोटा बड़ाऊ में है। तो आप तोड़ के देखिए कैसे, जैसे वधु, वधु धन ऊर्मि, वधु धन ऊर्मि। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको छोटाऊ की मात्रा मिले, यहाँ भी छोटाऊ, तो ये छोटाऊ मिलके यानी कि ये छोटे हैं हमारे, तो ये दीर्घ हो जाएंगे। तो यही आपका क्या बन जाएगा, वधूर्मि, क्या बन जाएगा, ये छोटाऊ वधूर्मि आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वधु धन ऊर्मि, विकल्प नंबर सी आपका सही है। बाकी जो है आपके तीनों यहाँ पे वधु धन ऊर्मि है। और ये भी हमें देखना है कि वधु धन ऊर्मि यानी कि हमारे जो दोनों शब्द है उनका सार्थक अर्थ भी निकले, ये भी हमको यहाँ पे पहचानना है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि है। अभी किस शब्द में गुण संधि है, अभी हमने आपको पूरा गुण संधि का बताया था कि हमें जहाँ पे एक चोटी मिल जाए वहां गुण संधि होती है, ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। अगर विच्छेद पूछता तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पूरा बताया था, तो उससे आप निकाल लेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा बड़ा हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि छोटी बड़ी है तो ए, और छोटा बड़ाऊ है तो क्या बनेगा, ओ, और ऋण है तो अर बन जाएगा। इसका नियम ये है, लेकिन हमें सिर्फ पूछा जा रहा है कि किस शब्द में गुण संधि है, तो हमने आपको बताया था कि एक चोटी हमें मिल जाए तो यही आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला ये देखो, यहाँ पे आपको दो चोटी मिली, ये वृद्धि संधि का हो गया, ठीक है। नारी नारीश्वर यहाँ क्या है, दीर्घ संधि है, और यहाँ भी आपकी दीर्घ है। अगला प्रश्न है, यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा। अब पहले तो हम ये पहचानेंगे किस संधि का ये उदाहरण है। तो ये आपको क्या मिल गए, विसर्ग, तो ये हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। इससे हम पहचान लेंगे ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके भी हमने आपको 14-15 नियम बताए थे, बहुत सारे नियम होते हैं। तो देखिए
यहाँ पे एक नियम था कि जब हमें विसर्ग मिल जाए तो उनका परिवर्तन ओ में हो जाता है। किसमें? ओ में हो जाता है। ये हमने आपको एक नियम 14-15 नियमों में से एक नियम हमारा है। तो देखिए हम यहीं पे हम विकल्प को देखेंगे नहीं। देखिए ये हमारा ये विसर्ग है, हमें नियम पता है कि विसर्गों का परिवर्तन ओ में हो जाएगा और दा को हम ऐसे ही जोड़ देंगे तो यशोदा हो जाएगा। आप आसानी से इस नियम को यहाँ पे आपको यशोदा मिल गया तो विकल्प नंबर बी ही आपका सही है। अगला देखिए, यदि यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना है, यदि छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अभी हमने इससे पहले बताया था, उन्हें कहते हैं यड़ संधि। क्या कहते हैं? यड़ संधि। जब अभी हमने बताया था पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटी ई है और बड़ी ई है और उसके बाद कोई असमान स्वर, कैसा स्वर? भिन्न या असमान स्वर, असमान स्वर आए तो यहाँ पे पहला तो आपका या हो जाएगा। और जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ हो और ये असमान स्वर हो तो हमारा वा हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऋण होगा और उसके बाद कोई असमान स्वर होगा तो वहां पे रा हो जाएगा। ये सारे यड़ संधि के नियम हैं, अभी हमने आपको इससे पहले बताया था। आगे विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? अब यहाँ पे क्या है आपका विसर्ग। अभी हमने उदाहरण में बताया कि विसर्ग के आने पर ही विसर्ग के साथ स्वर भी आएंगे अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विसर्ग ही संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग ही संधि कहेंगे। अगला देखिए, मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? अब ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। देखो ये पहली बात तो विसर्ग है, हमने अभी आपको बताया कि जब हमें विसर्ग मिल जाए तो उनका परिवर्तन किसमें हो जाता? ओ में। और रमा तो क्या हो गया? मनोरमा। और जब यहाँ विसर्ग ही है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो हमको यहाँ पे थोड़ी फिर मिस्टेक हुई है, यहाँ निसर्ग नहीं ये विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हमें नियम पता है तो हमें बहुत ज्यादा जो है भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो ये भाव कोई संधि ही नहीं होती, व्यंजन संधि होती है, स्वर संधि होती है, तो उसके सारे नियम आपको पता है। अगला देखिए, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा, तो यहाँ पे हमें अब संधि विच्छेद निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? नवोढ़ा का संधि विच्छेद। तो देखिए हम तोड़ते हैं, नव धन नौ धन ऊढ़ा। कैसे? अभी हमने आपको बताया था कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या हो? छोटा आ हो या बड़ा आ हो और उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि हमें छोटाऊ या बड़ाऊ मिले तो हमारा क्या हो जाता है? ओ। क्या हो जाता है? ओ। तो वही तो हुआ है। अब देखो वा कहिए, आप बोलिए वा कहने से आ निकला और ऊ जब हमें छोटाऊ या बड़ाऊ मिल जाए तो ये दोनों काहे में बदल जाएंगे? ये दोनों वर्ण काहे में बदल जाएंगे? ओ में बदल जाएंगे। तो वही तो है, नवोढ़ा बन गया आपका। तो देखिए नवधन ऊढ़ा है कहीं पे? ये विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया और ये जो है हमारा गुण संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे हमें ये बताना है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान, कौन सा पद? जैसे ये प्रथम पद और ये इसी को हम कहते हैं उत्तर पद, ये प्रथम पद, ये
तो जो है उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है तो और पूर्व पद गौड़, जो पहला पद है वो गौड़ होता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? तो वहां पे आपका क्या द्विगु समास, हमें पता है दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी समास में अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, और कर्मधार समास में विशेषण विशेष जो है इसमें होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? देखिए, पहला पद विशेष और दूसरा विशेषण, यानी कि विशेष यानी कि किसी भी व्यक्ति के गुण, धर्म और उसकी दशा का बोध हो, तो वहां पे हमें पता है कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में संख्या का बोध होता है। अगला देखें, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हमने अभी बताया, यदि पहला पद संख्यावाची हो तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। द्विगु में जो है संख्या, पहला पद ही संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधार में क्या होता है? विशेषण विशेष होता है, और अव्ययी भाव में अव्यय छिपा हुआ होता है। अगला देखिए, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अभी बताया, जिसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, जब कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, कर्मधार में विशेषण विशेष, और अव्ययी भाव में जो है अव्यय या उपसर्ग लगा हुआ मिलता है। अगला हमारा प्रश्न, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हों उसे क्या कहते हैं? ये तो आपको अभी हमने बताया, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास, संख्या का बोध हो तो द्विगु समास, तत्कारक चिन्ह, अगर कारक चिन्ह का लोप हो तो तत्पुरुष समास, और विशेषण विशेष हो तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चक्रपाल, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। अब देखो, चक्रपाणि, तो चक्र पाणि, जिसके पाणि माने हाथ और चक्र माने चक्र, जिसके हाथों में चक्र है वो कौन है? विष्णु जी, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। फिर चंद्रभाल, जिस भाल माने माथा, जिसके माथे पे चंद्रमा है वो कौन है? शंकर जी, इसमें भी तीसरा पद प्रधान हो रहा है। इसी प्रकार से सुलोचना, जिसके लोचन नेत्र सुंदर हैं, वो यानी तीसरा पद प्रधान, तो जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वो कौन से समास के अंतर्गत आएंगे? सभी बहुब्रीहि हैं। सभी क्या हैं? बहुब्रीहि हैं। बाकी कर्म कर्म ये तो है नहीं, तो इसमें हम सभी बहुब्रीहि हो जाएंगे। तो ये आज के हमारे क्या थे? प्रश्न थे। आज की क्लास हमारी कैसी रही और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जो है भेजिएगा, और एक प्रश्न हमने होमवर्क के लिए दिया है उसका भी उत्तर आप भेजिएगा। जो भी आपके विचार हों उनको भी आप भेजिएगा, और आपके द्वारा भेजे गए जो भी आपके विचार हैं उन पर यहाँ पे जल्द से जल्द जो है उन सभी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।